नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। मानस का हंस जो ब्रज विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उस पर एक वीडियो आपको दे चुका हूं और ये दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, आपसे मैंने आग्रह किया था कि कथा साहित्य से जुड़ी जो रचनाएं हैं उसमें प्राय 3 प्रश्न बनते हैं। एक, उसका प्रतिपाद्य मूल संवेदना। नंबर 2, उसके विशिष्ट चरित्र का निर्धारण और उसकी विशेषताएं। और नंबर 3, उस विधा, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध जो भी है एकांकी के शिल्प के आधार पर उसका मूल्यांकन। 2 टिप्पणियां भी हो सकती हैं। इस रचना में 2 टिप्पणियां बनेगी, एक राजा भगत का चरित्र और एक इसके नारी पात्र या माँ रत्नावली का चित्र। तो खैर, ये दूसरा बिंदु लेते हैं। किसी भी कृति में नायक का महत्व, मानस का हंस का नायक और उसके चरित्र की विशेषताएं। यहाँ मित्र ध्यान रखें कि प्रश्न 3 टुकड़ों में है। पहले नायक का निर्धारण करना है कि नायक होता कौन है, फिर इस कृति का नायक कौन है, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, और नंबर 3, उसके चरित्र की विशेषताएं क्या है। तो आइए चलते हैं। किसी भी रचना के सृजन का एक प्रमुख आधार या कारण होता है जिसे हम उसका उद्देश्य कह सकते हैं। इस उद्देश्य को लेखक का जीवन दर्शन, मान्यताएं, विचारधारा या भावनाएं प्रभावित करती हैं। यद्यपि इस पर समकालीन परिवेश का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, किंतु चिंतन लेखक का अपना होता है, इसलिए उद्देश्य को वह अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि किसी एक ही संदर्भ पर लिखी गई भिन्न भिन्न लेखकों की रचनाएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न संदर्भों के साथ प्रस्तुत होती हैं। कथा साहित्य भी इसका अपवाद नहीं। इसमें यह कार्य विविध घटनाओं या प्रसंगों, वास्तविक या काल्पनिक अथवा दोनों के सहारे संपन्न होता है। इसी को कथा वस्तु कहते हैं। लेकिन कथा वस्तु को जीवंत बनाने के लिए सशक्त या प्रभावी पात्रों या चरित्रों की आवश्यकता होती है। इनके कारण कथा वस्तु विश्वसनीय, रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनकर रचनाकार के उद्देश्य का सार्थक संप्रेषण कर देती है। पात्र या चरित्र का सृजन या गठन बहुत कुछ लेखक के अपने चिंतन पर निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथा साहित्य में पात्रों की विशिष्ट रचनात्मक या प्रभावोत्पादक भूमिका होती है। इनका निर्धारण या चयन बहुत आसान कार्य नहीं। ये पात्र भी लेखक या उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्य की अपेक्षा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकृति, मानसिकता या क्षमता से समन्वित होते हैं। इनमें भी कुछ अपने पुरजोर संघर्ष, उपलब्धि, मानवीय गुण, दुर्गुण, आचरण आदि के कारण विशिष्ट बन जाते हैं। इसके सामने अन्य पात्र अपने व्यक्तित्व या कृतित्व के धरातल पर बौने या गौड़ बन जाया करते हैं। इन्हें सामान्यतः नायक या नायिका कहते हैं। पहले ही बता चुका मित्र कि किसी भी कृति का विशिष्ट पात्र पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। आगे चले। वस्तुतः किसी भी रचना के नायक या नायिका का निर्धारण करते समय सबसे पहले केंद्रीय पात्रों की तलाश की जाती है। केंद्रीय पात्र कथावस्तु जिससे जुड़ी हुई हो और हटा देने से कथावस्तु निष्प्राण हो जाए, नायक कहलाता है। इस उपन्यास पर यदि हम इस दृश्य से विचार करें तो ऐसे 3 पात्र मिलते हैं, तुलसी, रत्नावली और राजा भगत। तीनों मानवीय विशिष्टताओं या न्यूनताओं के पुंज हैं। यह भी सत्य है कि तीनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, परंतु यदि संबंधों के धरातल पर देखा जाए तो इनके मध्य 2 विशेष संबंध दृष्टिगत होते हैं, तुलसीदास और रत्नावली का तथा तुलसीदास, रत्नावली और राजा भगत का। लेकिन केंद्रीय पात्र का एक और गुण यह भी होता है कि अन्य सभी पात्रों को प्रभावित करते हुए वह फल का भोक्ता बनता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कृति में यह विशिष्टता अंततो गत्वा तुलसीदास से जुड़ती है। हम यह पाते हैं कि रचनाकार ने अंतिम चरण में समस्त घटनाओं का केंद्र बिंदु तुलसीदास को बना दिया है। इस कारण वे इस कृति के विशिष्ट केंद्रीय पात्र अर्थात नायक के रूप में स्थापित हो जाते हैं। वो आद्योपांत सभी पात्रों या परिवेश परिस्थितियों से प्रभावित होकर भी अंततः सभी पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। सर्वहारा होने के बावजूद वे अंततः अपनी अपेक्षा अनुसार वह सब कुछ अर्जित कर लेते हैं जो वे अर्जित करना चाहते हैं। उपन्यास के शीर्षक से भी यही स्पष्ट होता है कि वही इस कृति के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पात्र अर्थात नायक हैं। ये वही तुलसीदास हैं जिन्होंने अवसान की तरफ जा रहे हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। लेकिन ध्यान रखें मित्र
कि यहाँ उस तुलसी का गुणगान करना नहीं, बल्कि उस तुलसी के संघर्ष को दिखाना रचनाकार का उद्देश्य है। इसके सारे वे एक दिन ये उपलब्धियाँ अर्जित कर सकें, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। उपन्यास के अंतर्गत तुलसीदास के चरित्र की उद्घाटित होने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। नंबर 1, आस्थावादिता। किसी उद्देश्य, व्यक्ति या मान्यता के प्रति स्थित समर्पण को आस्थावादिता कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह इतनी दृढ़ होती है कि एक बार व्यक्ति के अंतर्मन में इसके स्थापित हो जाने पर विषम से विषम परिस्थितियां भी उसकी मनोदशा को बदल पाने में समर्थ रहती है। तुलसी का जन्म और बचपन हर प्रकार के अभाव से संबद्ध होकर भी माँ पार्वती के संरक्षण में उन्हें आस्थावादिता का ऐसा संबल दे गया, जिसके सारे उन्होंने न केवल अपना संपूर्ण जीवन सकुशल गुजारा, बल्कि हर उस मंजिल पर पदाघात किया जो उन्हें अपेक्षित था। इससे सिद्ध होता है कि आस्थावादिता जीवन की सफलता का मूलाधार होता है। सांप्रतिक परिवेश में इसका क्षरण होता जा रहा है, जो संगत नहीं। मानवीय जिजीविषा को सदैव जीवंत बनाए रखने के लिए इसको जीवंत बनाए रखना आवश्यक है। नंबर 2, कर्मनिष्ठा। वस्तुतः आस्थावादिता हमें एक ऐसा धरातल प्रदान करती है जहाँ हम जीवन की अधिकाधिक अपेक्षाओं की सहज ही पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कर्मनिष्ठा भी उतनी ही आवश्यक है। वस्तुतः कर्मनिष्ठा हमारी रचना धर्मिता को कल्पना से यथार्थ के धरातल पर अवतरित करती है और उसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करती है। इस उपन्यास में तुलसी का चरित्र आद्योपांत कर्मनिष्ठा का आदर्श मानक बन प्रस्तुत हुआ है। माँ पार्वती के सानिध्य में जीवन के प्रथम चरण में ही उन्होंने कर्मनिष्ठा का ऐसा अध्यवसायी ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो जीवन पर्यंत उनके आचरण का अनिवार्य अंग बना रहा। इसीलिए मंदिरों और मठों का विलासी परिवेश सहज ही त्याग सके और ब्रह्मचारी का व्रत निष्कलंक पूरा कर सके। सांप्रतिक परिवेश में उनका चरित्र इसी गुण के कारण प्रासंगिक बन जाता है और अनुकरणीय भी। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य के प्रति समर्पण। कर्मनिष्ठा भी सफलता के शीर्ष पर पदाघात तब करती है जब इंसान अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त तन मन धन से समर्पित हो जाता है। यहाँ जोश और होश दोनों को बनाए रखना आवश्यक होता है। इस कृत्य में तुलसीदास अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा में इसी भावधारा से संपृक्त रहे हैं। मेघा भगत द्वारा तुलसीदास से अयोध्या में किसी भक्त द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ तुलसीदास के संपूर्ण जीवन संघर्ष या उपलब्धियों का पर्याय बन गई है, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर रीझ जाओ और फिर रीझते ही चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट मिल जाएगा। आज के परिवेश में बेरोजगारी का रोने वाले नवयुवकों के लिए पंक्तियाँ आदर्श मानक मानी जा सकती हैं। चौथा पॉइंट है संघर्षशीलता। उद्देश्य के प्रति समर्पण व्यक्ति की सफलता की राहें विनिर्मित करता है, लेकिन सत्य यह भी है कि निरंतर सफलता का अर्जन बहुत सरल कार्य नहीं। परिस्थितियाँ सदैव अनुकूल नहीं होती और कभी कभी पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने वाले ही समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। तुलसी का यथार्थ भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने सदैव सोच विचार कर अपने लक्ष्य का निर्धारण किया और अपने समूचे सामर्थ्य के साथ उसे अर्जित करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हर बार उन्हें मंजिल मिल ही गई हो, किंतु असफलता से निराश होकर भी वो कभी हताश नहीं हुए। उनकी संघर्षशीलता ने उन्हें सदैव आस्थावादी बनाए रखा और वे कर्मनिष्ठा से कभी विमुख नहीं हुए। पांचवा पॉइंट है व्यष्टि और समष्टि का समन्वय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से विलग उसकी कोई विशिष्ट सत्ता नहीं, लेकिन सत्य यही है कि प्रायः स्वार्थपरता इंसान को नितांत आत्म केंद्रित बना देती है। उसकी सोच आत्मलाभ तक सिमट कर रह जाती है। एक सीमा तक यह सही भी है, किंतु जब यह नितांत व्यष्टिनिष्ठ बन समष्टि का तिरस्कार करने लगती है, तब समाज में पशुता के भाव दृष्टिगत होने लगते हैं और मानव मूल्य, नैतिकता, इंसानियत आदि सभी नकारे जाने लगते हैं। तुलसीदास जी जिस परिवेश में पैदा होकर पले बढ़े, वह ऐसे ही संदर्भों का परिवेश था। उन्होंने इस विसंगत को निष्प्रभावी बनाने में महती भूमिका निभाई। यद्यपि स्वयं उनमें भी आत्मतत्व ही विशिष्ट था, लेकिन यह आत्मतत्व अंततः परमात्म तत्व के प्रति समर्पित हो गया था। अपने राम के माध्यम से वे सभी को आत्म देखने लगे थे। यही विशिष्टता तुलसी जी की अमरता का कारण बन गई है। छठा पॉइंट है
करनी और कथनी का समन्वय। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसकी कथनी और करनी में सामंजस्य होना चाहिए। विसंगति तब पैदा होती है जब इनके मध्य विभेद पैदा हो जाता है। धूर्त, समाज कंटक, अवसरवादी या मुखौटाधर्मी लोगों के चरित्र में यही विसंगति अनेकानेक विद्रूपताओं का कारण बनती है। लेकिन जहाँ कथनी और करनी में समन्वय होता है, इंसान विशिष्ट बन जाता है। तुलसीदास की महानता का एक प्रमुख कारण उनकी कथनी और करनी में समन्वय होना भी है। वस्तुतः वे समाज के एक सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर प्रस्तुत हुए थे और आज भी उसी भूमिका में स्थापित हैं, इसीलिए उन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। अंतिम पॉइंट है स्वाभिमान। स्वाभिमान व्यक्ति की वह विशेषता है जो उसे अपनी अस्मिता के प्रति सचेष्ट बनाता है। स्वाभिमान के अभाव में व्यक्ति की सारी विशिष्टताएं बेमानी बन जाती हैं। जिसमें स्वाभिमान नहीं, वह कभी भी और कहीं भी घुटने टेक सकता है। वस्तुतः भोग इच्छाएं सबल हो इंसान को इतना निर्बल बना देती हैं कि उसे अपनी अस्मिता का बोध तक नहीं रह पाता। तुलसी के चरित्र में यह विशिष्टता उनके जीवन के आरंभिक काल से ही दृष्टिगत होती है और जीवन के अंतिम चरण तक सक्रिय रहती है। इसके कारण ही वे जीवन की हर अपेक्षित सफलता अर्जित कर सके। इसी प्रकार तुलसीदास के चरित्र में और भी अनेकानेक ऐसी विशेषताएं समाहित हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को न केवल विश्वसनीय बनाती हैं बल्कि धीरे धीरे उन्हें अमरता का प्रतिदान भी दे जाती हैं। लेखक तुलसीदास जी के जीवन को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। वह यथार्थ के कितना निकट पहुंच पाया है कहना कठिन है, किंतु अपनी प्रस्तुति को विश्वसनीयता के निकट स्थापित करने में वह पूरी तरह सफल रहा, इसमें संदेह नहीं। अतः मानस का हंस के नायक के रूप में तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का जो स्वरूप अंकित हुआ है उसे हिंदी साहित्य की एक अभिनव उपलब्धि माना जा सकता है। यह जीवनी परक उपन्यास हमें बहुत कुछ दे गया है और इसीलिए इसका समादर हुआ है। तुलसीदास अपने व्यक्तित्व और कृतित्व में इस कृति के कारण हमारे लिए मुखर हो गए हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक करें, अपने मित्रों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें और अध्ययन से जुड़ें। थैंक यू।